तो डियर यहाँ पे अब हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में बात करेंगे कि सॉइल जो है पे कोई भी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो वो कितना लोड सह सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग का टॉपिक आ जाता है, ठीक है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में ये पढ़ना रहता है, बट कोई नहीं, हम इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही लेकर चल रहे हैं। 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन अभी नहीं बताया, बताएंगे, आगे बताएंगे, अभी थोड़ा टाइम दो। तो फाउंडेशन क्या होता है, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो फाउंडेशन जो है ये स्ट्रक्चर का एक पार्ट है जिसके थ्रू जो है लोड को ट्रांसमिट किया जाता है, किस में, तो सॉइल में। तो जो फाउंडेशन होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है सैलो फाउंडेशन और दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। जो सैलो फाउंडेशन होता है उसमें जो डेप्थ होता है वो विड्थ से क्या होता है, या तो बराबर होगा या विड्थ से छोटा होगा डेप्थ, ठीक है। लेकिन जो डीप फाउंडेशन होगा इसमें क्या आपको होगा कि जो डेप्थ ऑफ फुटिंग होगा या जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन के। ओके, तो ये दो तरीके का फाउंडेशन जो है आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं ग्रॉस प्रेशर की। तो ग्रॉस प्रेशर वह टोटल प्रेशर होता है जिस पे फाउंडेशन को जो है जिस बेस पे रखा जाता है ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ सॉइल। सॉइल का जो सेल्फ वेट होता है जिसको ओवरबर्डन कहा जाता है, वो अप्लाइड लोड ऑन फुटिंग एंड सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, इन तीनों को इसमें जो है क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। इस ग्रॉस प्रेशर में इन तीनों लोड को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो वो जो है हमारा क्या बन जाता है, ग्रॉस प्रेशर। इसको डिनोट किया जाता है QG से, स्मॉल QG से इसको डिनोट किया जाता है। ये जो आपको फिगर नज़र आ रहा होगा ये सैलो फाउंडेशन या सैलो फुटिंग का जो है आपका फिगर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेट प्रेशर। नेट प्रेशर जो है ये डिफरेंस होता है इन इंटेंसिटी ऑफ ग्रॉस प्रेशर एंड ओरिजिनल ओवरबर्डन प्रेशर, है ना। जो ग्रॉस प्रेशर है उसमें अगर ओवरबर्डन प्रेशर को, जो ओरिजिनल ओवरबर्डन प्रेशर था उसको अगर घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट प्रेशर जो है हमें मिलेगा। जो नेट प्रेशर है उसको डिनोट किया जाता है किससे, तो QN से डिनोट किया जाता है। तो QN इज इक्वल टू QG माइनस सिग्मा बार। ये जो सिग्मा बार है ये सिग्मा बार आपको किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो ओवरबर्डन प्रेशर को, या है ना, ये सिग्मा बार यहाँ पे लिख सकते हो, कहीं लिखा हुआ है नहीं ना, तो इसको गोल घेरा करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओवरबर्डन प्रेशर, ओवरबर्डन प्रेशर, ठीक है। ये ओवरबर्डन प्रेशर है। तो जो सिग्मा बार है उसको हम लोग गामा इंटू DF यानी डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है लिखते हैं। तो QN इज इक्वल टू हो जाएगा QG माइनस गामा डैश इंटू DF। ये गामा डैश कब लेंगे, जब वाटर टेबल जो है प्रेजेंट रहेगा तो गामा डैश लेकर चलेंगे, क्योंकि सॉइल में जो है वो सैचुरेटेड कंडीशंस में आने वाला होगा, इसलिए इसको गामा डैश। अगर वाटर टेबल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो नॉर्मली गामा यानी ड्राई हमारा है तो ड्राई लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बियरिंग कैपेसिटी, इट इज द लोड ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल के द्वारा कितना लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको जो है बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि द टोटल प्रेशर और लोड अप्लाइड ऑन सॉइल सैंपल विच मे बी अप्लाइड बाय superstructure, a structural member and any other instrument that soil can carry without excessive, मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड बियरिंग कैपेसिटी। मतलब कितना प्रेशर जो है कोई भी सॉइल सैंपल किसी स्ट्रक्चर्स के द्वारा जो लगाया जा रहा है उसको सह रहा है, उस चीज़ को ही जो है यहाँ पे मेनली बताया जा रहा है। मतलब छोटे शब्द में बात किया जाए तो भाई सॉइल के द्वारा कितना लोड कैरी कर पा रहा है जब कोई स्ट्रक्चर्स उस पर बना रहे हैं तब। अगर मान लो कि सॉइल पे स्ट्रक्चर बना है, हवा आया गिर गया, हवा आया गिर गया, तो कई सारे रीजन्स होते हैं, तो वो सॉइल का जो बियरिंग कैपेसिटी है भाई वो बियर नहीं कर पा रहा। या फिर सॉइल पे घर बनाए, एक गो आदमी जाके उस पर चढ़ा, पता चला कि धंस गया नीचे सॉइल में, है ना, नीचे सॉइल में धंस गया,
तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें वैसी सॉइल पे घर बनानी चाहिए जहाँ की बियरिंग कैपेसिटी जो है अच्छा हो, क्योंकि अच्छा रहेगा तभी तो आप स्टेबल बना पाओगे ना। और लैटरल सपोर्ट भी हमें सॉइल में देना जरूरी होता है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर जो है हमारा बियरिंग कैपेसिटी जो है वो अफेक्ट करता है? तो पहला है टाइप्स ऑफ सॉइल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल सच एज डेंसिटी, शियर स्ट्रेंथ। इन सभी पे क्या होता है कि बियरिंग कैपेसिटी हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। अगर मान लो कि सॉइल लूज होगा तो अलग बियरिंग कैपेसिटी होगा, सॉइल अगर हार्ड होगा मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा तो उसका अलग प्रॉपर्टीज होगा। तो डेंसिटी कैसा है, शियर स्ट्रेंथ कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पोजीशन ऑफ वाटर टेबल और वाटर लेवल सरफेस और वाटर लेवल अंडरग्राउंड लेवल, है ना, कि वाटर टेबल कहाँ पे अंडरग्राउंड में या कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका पोजीशंस क्या है, सॉइल से जहाँ तक फुटिंग बना रहे हैं उससे कितना दूर तक है, उस पर डिपेंड करता है। जो फाउंडेशन है वो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, शेप एंड साइज ऑफ फाउंडेशन, रिजिडिटी ऑफ फाउंडेशन, इसके ऊपर भी जो है हमारा बियरिंग कैपेसिटी जो है डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए तो अमाउंट ऑफ टोटल एलाउएबल प्रेशर, कितना टोटल एलाउएबल प्रेशर अलाउ किया जा रहा है सॉइल के द्वारा, उसके ऊपर भी जो है हमारा जो बियरिंग कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसे जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहला टर्म है ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, टोटल प्रेशर exerted on base of footing due to earth superstructure, self weight of footing and earth filling if any is called gross pressure intensity। मतलब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जो टोटल प्रेशर किसके कारण से, सुपर स्ट्रक्चर में सेल्फ वेट के कारण से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा सॉइल पे, उसको ही जो है ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी कहा जाता है। चाहे अर्थ में को फिल करें या जो भी प्रोसेस, मतलब अर्थ फिलिंग में हो या सेल्फ वेट पुटिंग में हो, मतलब हमारा सेल्फ वेट के कारण से ही आना चाहिए, उसके अलावा किसी और के कारण से नहीं। तो जो ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी है इसको Q से जो है रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल q से। नेट प्रेशर इंटेंसिटी Qn, जो डिफरेंस है हमारा प्रेशर ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर्स एंड ओवरबर्डन प्रेशर, है ना, जो डिफरेंस होगा आपका कंस्ट्रक्शंस के कारण से और जो ओवरबर्डन प्रेशर के कारण, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो हमारा नेट प्रेशर इंटेंसिटी Qn जो है निकल जाएगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एयर का, या जो कुछ छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं उसका जो है वेट, तो उन सभी को जो है कंसीडर यहाँ पे नहीं किया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। फॉर्मूला की बात किया जाए तो Qn इज इक्वल टू Q माइनस गामा फाई। ये गामा फाई जो है रिप्रेजेंट करता है कि जो ओवरबर्डन प्रेशर है या जो इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको जो है रिमूव करना। ठीक, उसके बाद है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी टोटल ग्रॉस प्रेशर एट बेस ऑफ फुटिंग एट विच सॉइल फेल्स टू द शियर, है ना, शियर में जब सॉइल फेल होने लगता है तो उसमें जो टोटल प्रेशर अप्लाई होता है उसको जो है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं। इसको QF या QU से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है आपका नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, टोटल नेट प्रेशर एट बेस ऑफ फुटिंग एट विच सॉइल फेल्स टू शियर। शियर में फेल होने लगता है तो उसमें जो टोटल नेट प्रेशर अप्लाई होता है उसको जो है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं। इसको QNU या QNF से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला हो जाता है QF माइनस गामा थीटा या गामा फाई कह सकते हो, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, टोटल नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जो टोटल नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है उसको अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दें तो उस समय हमें क्या मिलेगा, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो है हमें मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है QNS से रिप्रेजेंट करते हैं, QNS इज इक्वल टू QNU या NF बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है
कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम बियॉन्ड एक्सपेक्टेड और एक्चुअल लोड, है ना। एक्चुअल लोड तक हमें नहीं जाना है, उससे पहले ही हमको उसको सेफ जोन में ले जाना। मतलब क्या कहा जा रहा है, मान लो कि कोई इंसान है वो 100 केजी को उठा सकता है, ठीक, 100 केजी इसका जो है वेट लिफ्टिंग का एक्चुअल है ना, एक्चुअली वो 100 केजी तक उठा सकता है, लेकिन इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाकर बोलेंगे कि भाई ये 70 केजी तक जो है वेट को क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। कब, जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देंगे तब। यानी अगर ये 70 केजी है तब तो ये आराम से उठा लेगा। भाई 100 केजी इसको उठाने की कैपेसिटी है, 70 केजी इसको मिल ही रहा है तो आराम से उठा लेगा। लेकिन इससे ज़्यादा भी मिल जाएगा तो भी उठा लेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी मिल गया तो, लेकिन इस 100 से तो कम ही रहेगा ना, 70 से ज़्यादा होगा लेकिन 100 से तो कम रहेगा, तो वो आराम से उठा लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, ताकि जो एक्चुअल है उसको से कम में काम करवाया जाए। सेफ बियरिंग कैपेसिटी, इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विच कैन बी सेफली विदाउट डेंजर द शियर फेल्यूर, माने बिना शियर फेल्यूर का डेंजर आए हुए जो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर होगा उसको सेफ बियरिंग कैपेसिटी कहेंगे। क्यू सेफ इज इक्वल टू क्यू एन एस प्लस सिग्मा बार। क्यू सेफ इज इक्वल टू क्यू एन यू बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा बार। तो क्यू एन यू जो है लिखा जाता है क्यू यू प्लस गामा डी एफ बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा बार। सो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू सेफ इज इक्वल टू क्यू यू माइनस गामा डी एफ बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी माइनस गामा डी एफ जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा। राइट, आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा तो आप हमें बताइएगा, बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। अब बात करते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ शैलो फाउंडेशन। ये जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ शैलो फाउंडेशन है इसका एनालिसिस जो है टरजागी साहब के द्वारा किया गया था। तो उन्होंने कुछ अजम्पशन लिए थे। अजम्पशन पहला था कि फाउंडेशन शैलो होना चाहिए, दूसरा अजम्पशन था कि बेस ऑफ फाउंडेशन जो है रफ होना चाहिए, और फेल्यूर जो है वो जनरल शियर फेल्यूर होना चाहिए। अब बात करते हैं जनरल शियर फेल्यूर होता क्या है। जनरल शियर फेल्यूर इट अकर्स इन शैलो फाउंडेशन व्हेन प्लेस ऑन मीडियम और डेंस सॉइल। जब मीडियम और डेंस सॉइल पे जब फाउंडेशन शैलो फाउंडेशन को रखा जाता है तो जनरल शियर फेल्यूर होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जब फाउंडेशन रखा जाता है तो इसके आसपास का सॉइल क्या होता है, डेंस होता है। तो डेंस होने के कारण से जब इस पे लोड लगता है तो ये हीविंग क्रिएट करता है या बल्जिंग क्रिएट करता है, हीविंग या बल्जिंग क्रिएट करता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, एट द टाइम ऑफ फेल्यूर फाउंडेशन गेट टिल्टेड और हीविंग और बल्जिंग विल अकर साइट बिफोर फेल्यूर सेटलमेंट विल बी अ स्मॉल एंड स्ट्रेस जोन अकर अप टू ग्राउंड लेवल। और ये स्ट्रेस जोन जो है ग्राउंड लेवल तक आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का कंडीशन जो है आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है रैप्चर हो जाता है प्लेन का, क्योंकि ये सारा डेंस है, वे फाउंडेशन रखे हैं तो फाउंडेशन रखे हैं तो ये आपस का जो डेंस है वो क्या करता है कि ऊपर घसकने लगता है, और ऊपर घसकते घसकते वो हीविंग या बल्जिंग का फॉर्म ले लेता है। उसके बाद आता है लोकल शियर फेल्यूर। ये जो है सॉफ्ट सैंड या सॉफ्ट क्ले में जब शैलो फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं या बनाते हैं तब इस तरीके का फेल्यूर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी आसपास का जो सॉइल है या जो है वो मूव होना तो स्टार्ट करता है, ये भी एक्सपैंड होना स्टार्ट करता है, लेकिन ये ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता है, ये ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता है लोड लगने के कारण से। ठीक है, ये जहाँ जिस लेवल तक डेप्थ है फाउंडेशन का उस मतलब उसके लेवल तक ही, बेस तक ही ये आप कर रह जाता है, उससे ऊपर नहीं पहुंच पाता है ना। जो बेस है उसके नीचे जो जोन बनता है उसके अंदर ही रह जाता है। इसमें 3 तरीके का जोन भी हमें मिलता है, किसमें, जनरल शियर फेल्यूर में। तो वो जोन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पंचिंग शियर फेल्यूर, ये जो है डीप फाउंडेशन जब होता है या जो पाइलिंग करते हैं लूज सॉइल और सॉफ्ट क्ले में
तो उस कंडीशन में पंचिंग शियर फेल्यूर होने की संभावना होती है या होती ही है। इट इज नॉट कॉमन इन सैलो फाउंडेशन, सैलो फाउंडेशन में ये नहीं होता, ये चीज याद रखना। इस फेल्यूर में क्या होता है कि जो फुटिंग है उसके नीचे का जो सॉइल है वो खत्म मतलब घिसक जाता है और जो फाउंडेशन है वो नीचे की ओर धंस जाता है। आप खुद देखो, जैसे मान लो आप कील यानी जो कांटी है वो दीवार पे ठोक रहे हो, वैसे दीवार पे ठोक रहे हो पहले कील जहां पे कंक्रीटिंग किया गया है, तो वहां पे आपका कांटे अंदर घुसेगा नहीं घुसेगा। अगर घुसेगा भी तो उसके आसपास का जो एग्रीगेट है उसको कहेगा अरे भाग पहले यहां से, वो भगा देगा और उसके बाद अब कहेगा कि अब हम घुसेंगे। ये होगा जनरल शियर वाला। अब देखो दूसरा कंडीशन एग्जांपल प्रैक्टिकली देखो कि वैसे जगह पे करो जहां पे आपका जो है ईंट का जो ज्वाइंट होता है ना, ईंट दो ईंट को ज्वाइंट किया जाता है आपका, तो वहां पे आपका मसाला डाला जाता है, तो वहां पे सिर्फ बालू और सीमेंट रहता है। वहां पे आप ठोकोगे, वहां पे अगर आप ठोकोगे तो क्या होगा कि आराम से अंदर घुस जाएगा। क्या होगा? आराम से अंदर घुस जाएगा। तो ये जो आराम से अंदर घुस रहा है ये पंचिंग वाला हुआ, पंचिंग शियर फेल्यूर हुआ, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद फिर वैसे जगह पे आप कील को ठोको ले जाकर जहां पे आपका प्लस्तरा किया गया है ना, मोटा प्लस्तरा किया गया है आपके घर में, और वहां पे आप अपनी कील को ठोको। कील तो घुसेगा, कील क्या होगा? घुसेगा। थोड़ा लूज रहता है ना, उतना भी टाइट नहीं रहता है जितना कंक्रीट वाला रहता है, मतलब बना हुआ है, तो वहां पे घुसेगा। लेकिन घुसेगा तो आप देखिएगा कि उसके आसपास में थोड़ा थोड़ा लगेगा कि निकल जाएगा, अब टूटेगा अब टूटेगा, लेकिन वो टूटता नहीं है, थोड़ा थोड़ा लगता है। तो वही चीज है लोकल शियर फेल्यूर में आपको देखने को मिलता है। तो ये कील के एग्जाम्पल से मैंने बताया कि 3 तरीके के सिचुएशंस में अलग अलग चीजें हमें जो है देखने को मिलता है। अब तो आ गया है कि ड्रिल करो, कांटे ठोको, बस हो गया, राइट। तो ये शियर फेल्यूर वगैरह समझ में आ गया। देयर इज नो टिल्टिंग हीविंग इन द साइड, है ना, कोई भी टिल्टिंग नहीं। ऑब्वियसली साला जब अच्छा से वो घुस ही जाएगा उसमें तो फिर क्यों टिल्टिंग होगा? नहीं ना होगा, आराम से घुस गया, उसका हिलाते रहो ना, कितना हिलाना है। वही अगर कंक्रीट वाला था उसमें तुम ठोको, वो अंदर घुसवे नहीं करेगा जल्दी, और घुसेगा तो कभी इधर मुड़ जाएगा कभी उधर मुड़ जाएगा, मतलब कहूं ना कहूं टेढ़ा पेढ़ा हो ही जाएगा वो, ठीक है। ये फेल्यूर था, जिसमें जो फेल्यूर था वो कौन सा एज्यूम किया गया था? वो फेल्यूर एज्यूम किए थे कि भाई जनरल शियर होना चाहिए, लेकिन 3 फेल्यूर होता है, तीनों फेल्यूर को मैंने बता दिया। उसके बाद जो चौथा एजम्पशंस है वो है कि फुटिंग जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। 5वां है कि एट द टाइम ऑफ फेल्यूर सॉइल रीचेज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को वो रीच कर जाना चाहिए जब फेल्यूर हो रहा है सॉइल का। तो एंड शियर स्ट्रेस ऑफ सॉइल एंड द स्ट्रेस जोन ऑफ सॉइल एक्सटेंडेड अप टू फाउंडेशन लेवल बट नॉट अप टू ग्राउंड, मैंने ग्राउंड तक जो स्ट्रेस जोन है वो नहीं जाना चाहिए, फाउंडेशन तक ही रह जाना चाहिए, फाउंडेशन के लेवल तक ही रह जाना चाहिए। द सॉइल एबव द बेस ऑफ फाउंडेशन, जो सॉइल है बेस ऑफ फाउंडेशन के ऊपर, एंड रिप्लेस विद इक्विवेलेंट सबचार्ज, उसको इक्विवेलेंट सबचार्ज से क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। एबव जो ग्राउंड के ऊपर है वो Q इज इक्वल टू गामा DF। लोडिंग जो है वो वर्टिकल एंड कंसेंट्रिक होना चाहिए। वाटर जो टेबल जो है बियॉन्ड द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का जो जोन है ऑफ इन्फ्लुएंस है उससे दूर होना चाहिए, उसमें के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल इज नॉट कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड ग्राउंड लेवल इज हॉरिजॉन्टल, फाउंडेशन लेवल इज हॉरिजॉन्टल। ग्राउंड लेवल और हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, ग्राउंड लेवल एंड फाउंडेशन लेवल दोनों क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अब यहाँ पे जोन की बात करेंगे 1 by 1। तो ये जो फेल्यूर हो रहा था तो इसमें जो जोन आएगा वो 3 जोन आएगा, एक जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। जो जोन 2 है ये सर्कुलर या लॉग स्पाइरल होगा, ठीक है। जो जोन 3 होगा ये अप्रोक्सीमेटली लीनियर आपको देखने को मिलेगा, और जोन 1 तो ट्रायंगुलर शेप में आपको देखने को
मिलेगा। यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो एंगल, ये एक 45 माइनस 5/2 होगा, और यहाँ पे ये जो एंगल होगा बेस के नीचे जिसमें शियर जोन बनेगा, वो वाला आपका थीटा आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, या फाई ही कह सकते हैं कि फाई आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो है 45 माइनस 5/2 आपको मिलेगा। यहाँ पे फाई ही कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थीटा नहीं, यहाँ पे फाई कर दो। ठीक, तो पहला जोन जो कि सर्कुलर होता है, या फिर उसको आप कह सकते हो कि एक तरीके से ट्रायंगुलर ही रहेगा, ज़्यादा सर्कुलर भी ये वाला जोन जो जोन 1 है वो नहीं देखने को मिलता है। तो जो जोन 1 है ये क्या होता है, इट रिमेन्स इन इलास्टिक इक्विलिब्रियम, ये इलास्टिक इक्विलिब्रियम में होता है। इट गेट कॉम्पैक्टेड एंड बिकम पार्ट ऑफ फुटिंग, ये कॉम्पैक्ट हो जाता है और ये फुटिंग का ही पार्ट बन जाता है। कौन? तो जोन 1। बात किया जाए जोन 2 की, तो रेडियल शियर जोन होता है, ये प्लास्टिक इक्विलिब्रियम को क्या करता है, रिमेन्स करता है, मतलब अपने आप में कंसीडर किया जाता है कि वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम को कंसीडर करे। द फेल्यूर सरफेस रैप्चर्स प्लेन ऑफ जोन 2 इज सर्कुलर, सर्कुलर होता है इन क्ले सॉइल एंड लॉग स्पाइरल, या तो सर्कुलर होगा क्ले सॉइल के केस में, या फिर लॉग स्पाइरल होगा। एंड फाई सॉइल में सैंड जो है कोहेजन लेस होता है, एंड सिल्ट में C5 सॉइल हमें देखने को मिलता है। वही जोन 3 की बात किया जाए तो इसको जो है रैंकाइंस पैसिव जोन या लीनियर शियर जोन के नाम से भी जाना जाता है। ये इट मेक्स एन एंगल 45 माइनस 5/2 विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री माइनस 5/2 जो है बनाता है। टरजागी इक्वेशंस जो टरजागी साहब ने एनालाइज किया बियरिंग कैपेसिटी के बारे में, उसका ये इक्वेशंस है। यहाँ पे इक्वेशन बोला गया है QU इक्वल टू CNC प्लस गामा DF NQ प्लस 0.5 बीटा गामा NY। यहाँ पे जो C है ये यूनिट ऑफ कोहेजन ऑफ सॉइल बिलो द फुटिंग, गामा जो है ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल है। इन सेकेंड टर्म्स इज फॉर सॉइल एबव द फाउंडेशन और फुटिंग, फुटिंग या फाउंडेशन के ऊपर का जो सॉइल है उसका यूनिट वेट जो है ये गामा आपका है, जो सेकंड टर्म में यूज किया गया था। वही जो थर्ड टर्म में गामा यूज किया गया है वो यूनिट वेट है सॉइल का बिलो द फुटिंग, फुटिंग के नीचे वाला। बीटा जो है विड्थ ऑफ फुटिंग या B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। DF जो है डेप्थ ऑफ फुटिंग, Q जो है ओवरबर्डन प्रेशर एट बेस, एंड QU जो है ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, NC NQ NY है ना, ये जो है बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है विच डिपेंड अपॉन फाई, ये फाई के ऊपर डिपेंड करता है। और वही अगर फाई की बात किया जाए तो वो एंगल ऑफ इंटरनल प्रेशर फ्रिक्शन आपका है। QU इज इक्वल टू CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 B गामा NY, ये स्ट्रिप फुटिंग के केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वही अगर स्क्वायर फुटिंग है तो QU इज इक्वल टू 1.3 CNC प्लस QNQ प्लस 0.4 B गामा NY, और अगर सर्कुलर फुटिंग होगा तो QU इज इक्वल टू 1.3 CNC प्लस QNQ प्लस 0.3 B गामा NY जो है यूज करेंगे। एंड रेक्टेंगुलर के केस में QU इज इक्वल टू 1 प्लस 0.3 B बाई L CNC प्लस QNQ प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 0.2 B बाई L इंटू B गामा NY, ये रेक्टेंगुलर या रेफ्ट फुटिंग के केस में जो है ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला चेंज कैसे हुआ? चेंज हुआ किस पे? N, C और Q। उसके अलावा कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी जो है यहाँ पे, या बियरिंग फैक्टर को जो है यहाँ पे क्या किया गया, वो तो दिया हुआ है ही, प्लस कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे यूज किया गया ताकि वो क्या कर सके, फाउंडेशन सरवाइव कर सके, वो आपका काम कर सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, आज के लिए इतना ही रहने दो, आगे की चीज़ें आगे हम लोग बात करेंगे, है ना, अगली लेक्चर्स में। और यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियोज़ को, और अपने दोस्तों को जो है रिकमेंड कीजिए यहाँ पे और भी चीज़ें समझने के लिए, जानने के लिए। ओके, अगर
कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी बिल्कुल हेल्प की जाएगी। थैंक यू।